बोल। कल का डीपीपी है ना? कल का डीपीपी कहाँ है? क्वेश्चन इतना इजी है फिर भी सॉल्व करने की जरूरत है? मतलब एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ना? क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है, देखते नहीं हो क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहिए, अच्छी बात है। बोल कौन सा, कितना नंबर, कितना कितना नंबर? कौन सा क्वेश्चन नंबर? ये सारे करवा ले, बोलो। बोलो बोलो, डीपी में किसको डाउट है तो बोलो। और डीपीपी नहीं मिल रहा है भाई साहब? ऐप किसका है? ऐप का एक्सेस मेरे को मिला है कि तुमको? कहां पर डीपीपी रहता है पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? Which of the following is not a redox reaction? कोई डीपीपी डॉक टेस्ट 1, अच्छा କୋଉ ଡିପିପି 44 क्वेश्चन କୋଉଟା? ମୁଁ 10 ର କରିଥିଲି ନା। रिडॉक्स का टेस्ट तो मैंने नहीं करवाया। अच्छा, ये तो पढ़ाया नहीं गया है, इसको कैसे दे दे? केमी देले काहे को पचारि दूछ? कोई पचारि दे कौन पढ़ाए जी कौन नहीं, मन इच्छा देले हो ले। ये तो पढ़ाया नहीं गया, तुमको पता कैसे चलेगा कि किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं? हाँ, टॉपिक खत्म होने के बाद वो देने से वो बच्चों को समझ में आएगा। हाँ, सब टोटल नहीं की अच्छी, उसको टॉपिक के बाद सॉल्व करना, ठीक है? इसको ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सर तो अच्छा सोच के ही दिए होंगे कि हाँ क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोग को बोल के, है ना? हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना? हमको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ना? कल का डीपीपी मिल गया क्या? थोड़ा मिल लीजिए ना, उसमें कोई डाउट है क्या? उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो तो देख के दिया गया है। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन तो जो भी डीपीपी में मिलता है ना, वो जो पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे मिलता है। और ये जो दे दिए हैं ये शायद पिछला क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे वो भी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। वहां हमको पता है कोई चीज अगर अपना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन मतलब आयरन +2 में है, आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। सबको पता है 2 वैलेंसी होता है, +2 होता है, +3 होता है। तो आयरन यहां पर कैसे एक्ट करेगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा या रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट करेगा, वो देख के पता चल जाता है, वो बताना जरूरी है तुमको, है ना, बता देंगे तो आज पता चल जाएगा। तो कल हमने सीखा था क्या क्या सीखा था कल, ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चरल से, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, और रूल वाला हम तो पहले सीख चुके हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी जान लिया है, कभी कभी गिर जाता है क्वेश्चन इसलिए जानना जरूरी है। टाइप में हमने सीखा था क्या क्या, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन का उल्टा भी होता है, जैसे एक चीज ऑक्सीडाइज होता है एक चीज रिड्यूस होता है, वैसे दो चीज मिलके एक चीज ऑक्सीडाइज होगा एक चीज रिड्यूस होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं कम प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उल्टा होता है, अगर पता चाहिए तो ऐसे गिरता नहीं है, पता चल जाता है कि कौन ऑक्सीडाइज होता है कौन रिड्यूस होता है। तो अभी हम देख लेते हैं जो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, है ना। तो ऐसे देख के ना पता चल जाना चाहिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहला चीज तो है हम रिएक्शन के थ्रू जानेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। अभी कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होता होगा, रिड्यूस होता होगा। खुद रिड्यूस होगा तो किसी को और को ऑक्सीडाइज करेगा ना, हमको तो पता है ना, कोई ऑक्सीडाइज होता है तो कोई रिड्यूस होता है। अगर कोई रिएक्शन में अगर पता चल रहा है हमको, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है MnCl3, ये बनता है MnCl2 प्लस हाफ Cl2, ऐसा एक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये तो -1 आएगा, ये +3 आएगा, ठीक है, और ये +2 आएगा, ठीक है, ये -2 है, ये 0 आएगा। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, देखो ये क्या हुआ है, ये +3 से +2 गया है, घटा है ना, घटा है मतलब रिडक्शन हुआ है। तो अगर ये रिडक्शन हुआ है और ये जो तुम्हारा कौन क्लोरीन जो है, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एक रिएक्टेंट है तो समझ में नहीं आएगा तुमको अच्छे से, दूसरा रिएक्शन ले जाते हैं। जैसे ले लो हाँ कुछ भी सोडियम प्लस वाटर ले लो, समझ में आ जाएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। हाँ तो ये इस रिएक्शन में इजीली देख सकते हैं, कोई भी रिएक्शन में देख सकते हैं, हालांकि इसमें आराम से देख रहे हो, ये 0 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, -2 है, ये 0 है। तो जैसे पता चल रहा है ये 0 से 1 गया, कल देखा था हमने है? और जो हाइड्रोजन है वो +1 से 0 गया है, मतलब घटा है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, सॉरी लूज किया है, और इसने किया है क्या, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक में एक इलेक्ट्रॉन, दो में दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने लूज किया है, तो ये रिडक्शन हो गया। तो अभी ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सोडियम का, तो सोडियम क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। किसने खुद को ऑक्सीडाइज किया है तो खुद को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। उसी तरह जैसे ये पूरा टोटल चीज क्या है, वाटर है, वाटर खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब दूसरे को क्या कर रहे हैं, हाँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम सिंपल चीज है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। A reactant which itself get reduced, नहीं खुद reduced होगा and oxidizes others, है ना,
मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या है वो होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, तभी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा ना। रिडक्शन सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ सॉरी, हाँ जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका खुद का रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना चाहिए, रिएक्टेंट विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, मतलब ये बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। और दूसरा का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिएक्टेंट विच itself get oxidized, नहीं itself get oxidized and reduces other, मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो जैसे इस रिएक्शन में पता चल रहा है, हर रिएक्शन में पता चल सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको हम ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, और एक नाम जान लो, इसको हम ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, और इसको रिडक्टेंट्स बोलते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका क्या हो रहा होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, हाँ हाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए, तभी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रख लो भाई। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसी तरह यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, ये याद रखना है पूरा। तो जो भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट है उसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कहा किसका हो रहा है, दिखाई दे रहा है 0 से +1, तो इसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन, तभी तो प्लस बना है, प्लस बनेगा, प्लस बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरह से ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो किसी भी रिएक्शन में जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी कोई भी रिएक्शन हम देख सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, देख लो। एग्जाम्पल में अगर हाँ कोई भी कॉमन एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये होता था Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। हाँ, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक कॉमन चीज को सिखाऊंगा अभी, जनरली क्या होता है ना, देख के पता चल जाएगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तुमको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। अगर कहीं पे तुमको मिले, है ना, कोई अगर मेटल मिले, क्या है मेटल में, तो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का, मतलब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो कैसे काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड नॉन मेटल अगर कोई होता है, कोई नॉन मेटल होता है, जनरली उनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होंगे।
तो ऑक्सीडाइज, अच्छा खुद रिड्यूस होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अकेले अकेले होंगे तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है, वन ऑफ दोस शॉर्ट ट्रिक्स। अभी तुमको बताने वाला सही तरीका बताऊंगा। तो यहां पर ऐसे ही देख के पता चलेगा ये मेटल है ना, ये मेटल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये अभी खुद है, यहां 0 है, यहां +2 है, तो अब खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आंख बूंद की रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, देख के पता चलेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो पहला चीज तो ये है, तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ना, पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसका कॉमन बोल रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। मैं बोलूंगा नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कि -3 से +5 तक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब दिखाता है वो। लेकिन बात ये होता है कॉमन, उस ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर मैं बोलना चाहूं तो एक शीट बना ले, एक शीट बना लेते हैं। जैसे मेरे पास आता है ग्रुप, यह है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लो तुम। तो इसमें क्या प्रॉपर तो आइडिया होगा कि हाँ ये ग्रुप में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बीच में होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके। अभी निकाल तो सकते हैं, हमको पता है निकाल सकते हैं। कोई भी कंपाउंड में बोरॉन दिया है, बोरॉन का निकाल सकते हैं भाई, +3 होगा, निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम में +3 होगा, निकाल सकते हैं। कभी एल्यूमिनियम का +6 भी चला जाता है, वो देखेंगे। वो हर कंपाउंड में ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होता है, तो वो निकालना पड़ेगा, ऐसा याद नहीं रख सकते। लेकिन एक कॉमन आइडिया के लिए कि हाँ अगर इस ग्रुप में है, इस ग्रुप में है, तो इसका जो ऑक्सीजन स्टेट इतने से इतने बीच में आता होगा। तो कॉमनली जो है ग्रुप है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर याद रखना है तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट्स का याद रखते हैं, खास करके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1 ग्रुप 2, और पी ब्लॉक में आता है ग्रुप 13 से ग्रुप 18। ये सबको पता है, क्लियर। तो ग्रुप अगर मैं 1 की बात करूं, ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 ही होता है, सबको पता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका क्या होता है। चलो कॉमन मतलब क्या बोलते हैं, जो जनरल नॉलेज का बात भी करते जाऊंगा, ठीक है। पूरे ग्रुप में मेरे को एक से बताओ, सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है। अरे सबसे लाइटेस्ट ऊपर होता है, कौन होगा ग्रुप 1 में। दुनिया में सबसे हल्का मेटल अगर कोई है तो वो है लिथियम। क्या है लाइटेस्ट मेटल, अगर पूछेगा तो बता सकते हो, बता सकते हो। ऐसे ग्रुप में मैं हालांकि पढ़ा रहा हूँ रिडॉक्स, लेकिन उनको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कुछ कुछ बात बताते जा रहा हूं, तो आइडिया आ जाएगा। ऐसे ही सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन होगा, फ्रांसियम होगा। ग्रुप 1 में सबसे हैवीएस्ट कौन होगा, फ्रांसियम होगा, ठीक है। और तुमको पता है क्या, ये ग्रुप 1 में कौन लिक्विड स्टेट में रहता है। कॉमन स्टेट की बात करो तो मेटल लोग सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन दो मेटल, खास करके 2 मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। एक है तुम्हारा सीजियम है, वो रूम टेम्परेचर थोड़े से टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में रहता है। तो रूम टेम्परेचर ऑलवेज 25 नहीं होता, कभी 50 भी होता है, कभी 40 भी होता है ना, तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है, बोल सकते हैं। सीजियम होता है लिक्विड स्टेट में, फ्रांसियम भी होता है, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो उसका नहीं पढ़ते हम। रेडियो एक्टिव उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में। और अगर बोलो ग्रुप 1 में कोई गैसियस स्टेट में रहता है क्या, ग्रुप 1 में। वैसे ऐसे नहीं, ग्रुप 1 में कहां हीलियम आता है, हीलियम तो ग्रुप नंबर 18 में आता है। हीलियम नोबेल गैसेस में आता है, हालांकि उसको रहना चाहिए सेकेंड ग्रुप में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको रहना चाहिए सेकेंड ग्रुप में 1s2, लेकिन उसको रखते हैं प्रॉपर्टीज के लिए उधर। छोड़ो वो तो एक्सेप्शन आते रहेगा। तो ग्रुप 1 में इतना चीज याद रख पाओगे क्या। और दूसरा चीज याद रखो, जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया या रुबिडियम हो गया, ऐसे मेटल लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं ना, तो उनको केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है। और लिथियम को केरोसिन अंदर डिप नहीं कर सकते, क्यों बताओ, वो बहुत हल्का है ना, केरोसिन में डालोगे ऊपर आ जाएगा।
ऊपर आ जाएगा तो फिर एयर के साथ रिएक्ट कर लेगा, इसीलिए उसको वैक्स के अंदर सॉलिड में जमा के रखते हैं। किसके अंदर? हाँ हाँ वही। तो ग्रुप वन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो लोग लूज करने का एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जाता है। सबका लास्ट में NS1 रहता है, NS1 रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। अगर ग्रुप टू का बात करूं तो +2, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब फिक्स रहता है, 1 और 2 ग्रुप का फिक्स रहता है। तो बताओ ग्रुप टू में कौन रेडियो एक्टिव होता है? अरे रेडियम होता है, रेडियम, सबने नाम सुना होगा, रेडियम। दूसरे ग्रुप में क्या क्या रहता है? वही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो वही जो राजी वाला है वही लिक्विड जो क्या रहता है रेडियो एक्टिव स्टेट में रहता है। अब ग्रुप नंबर 13 आ जाओ। अभी ये हो गया एस ब्लॉक है ना, ये हो गया एस ब्लॉक। अभी ग्रुप नंबर जो 13 होता है उसमें होते हैं कौन कौन से एलिमेंट? बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैल्यूमिनियम गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है, ठीक है। तो इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1 +3। खास करके +1 जो नीचे होता है, थैलियम दिखाता है, इंडियम दिखाता है, और ऊपर वाले सब +3 दिखाते हैं। हालांकि अगर बोलूं तो बोरॉन तो -3 भी दिखाता है BH3 के साथ, BH3 नहीं, बोरॉन हाइड्राइड है ना वो, नहीं +3 है, +3 बोरॉन हाइड्राइड है वो। चलो अभी ग्रुप 14 हो गया। ग्रुप 14 कौन सा ग्रुप? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली होता है ना, उसको एक नाम भी होता है, क्रिस्टलोजेंस बोलते हैं उनको, क्रिस्टलोजेंस। बोरॉन फैमिली को आइजैकोजेंस बोलते हैं। उनका नाम जो दिया गया है वो उसका मतलब रीजन है, क्योंकि जो बोरॉन है, बोरॉन का एक फॉर्म है ना, डाइबोरेन बोलते हैं उसको, डाइबोरेन, B2H6 BH3, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आइजैको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम आइजैकोजेंस हो गया। वैसे वो लोग क्रिस्टल बनाते हैं कार्बन लोग, इसीलिए वो लोग क्रिस्टलोजेंस भी बोलते हैं। और ये सब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हालांकि। तो इनमें इनका जो कार्बन का होता है, कार्बन का मैक्सिमम जो क्या होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +4 होता है ना। हालांकि +4 दिखाते हैं, +4 तो दिखाते ही दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं, कहीं कहीं +2 भी दिखाते हैं, और किसी किसी कंपाउंड में तो +3 भी देखने मिलेगा, तुमको मिलेगा। एक कंपाउंड देखोगे, एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन है, दिखाएगा। जब हम पढ़ेंगे क्या तुम्हारा ऑक्सलेट आयन के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारे आयन्स हैं, आयन्स का भी बता दूंगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा कि वैलेंसी ये होगा, तो तुमको कैलकुलेशन करने में और इजी हो जाएगा। अभी आ जाते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 कौन सा है? ये होता है बोरॉन फैमिली, नहीं ये बोरॉन फैमिली, ठीक है। ये होता है कार्बन फैमिली, है ना, ऐसा याद रहना चाहिए। ये है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली को प्यार से बोलते हैं निक्टोजेंस। निक्टोजेंस मतलब उनका स्मेल जो होता है बहुत बेकार होता है, बुरा होता है। मतलब एमोनिया देखो पंजेंट स्मेलिंग होता है, PH3 फॉस्फोरस को लिखोगे तो फिशी स्मेल रहता है, तो खराब स्मेल रहता है, इसलिए इसका नाम निक्टोजेंस दे दिया गया है। और जो नाम आया है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली में देखोगे तो वैसे तो +3 +5 जनरली दिखाते हैं, ठीक है। और ऐसा बोलोगे तो नाइट्रोजन का जो मैं बोला वो -3 से लेके +5 तक दिखाता है। अगर तुमको बोलूं तो नाइट्रोजन का -3 से लेके +5 तक दिखाता है, एक्सेप्शन होता है। उसके बाद कौन आता है? ऑक्सीजन फैमिली 16, नहीं ओ फैमिली को बोलते हैं चैल्कोजेंस बोलते हैं, क्योंकि वो लोग होते हैं ओर फॉर्मिंग, ओर बनाते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड और सेलेनाइड टेलोराइड ओर बोलते हैं। ओर बनाने मतलब ओर समझते हो ना, मिनरल्स बनाते हैं, तो इसलिए उनका नाम चैल्कोजेंस बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली इनका जो होता है तो +6 भी होता है, +4 भी होता है, +2 भी होता है। और खास करके अगर मैं ऑक्साइड और सल्फाइड की बात करूं, ऑक्सीजन तो भाई -2 से लेके +2 तक दिखाता है, +2 तक पढ़े थे ना, +2 तक दिखाता है, -12 भी दिखाता है, वो तो एक्सेप्शन है ऑक्सीजन फैमिली। अगर मैं बोलूं लास्ट फैमिली क्या है?
नहीं 17 नंबर ना, 17 नंबर फैमिली क्या है? हेलोजेंस। इनको तो हेलोजेंस ही बोलते हैं। हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? हेलोजन का मतलब पता है? हैं? नहीं नहीं, क्या बोल, मैं क्या बोला? हेलोजेंस कौन से होते हैं? अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, इनको हेलोजेंस क्यों बोला जाता है? हेलोजेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, वो लोग सॉल्ट बनाते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। हेलोजेंस का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग होता है। चैल्कोजेंस, हेलोजेंस आ रहा है ना, तो ये होते हैं ओर फॉर्मिंग, ये होते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग, ये होते हैं पंजेंट स्मेलिंग, ये होते हैं क्रिस्टल फॉर्मिंग, ये होते हैं जो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है इसलिए नाम देते हैं। अभी हेलोजेंस का देखोगे तो जनरली सब -1 दिखाते हैं, ठीक है। जनरली देखोगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइड, फ्लोराइड, लेकिन मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, +7 तक जा सकते हैं। मतलब -1 दिखाएंगे, +1 दिखाएंगे, +3 दिखाएंगे, +5 दिखाएंगे। ये सब जनरल है, मैं अभी भी बोल रहा हूं जनरल है, सारे नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये कॉमन आइडिया के लिए बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है इतने से इतने के अंदर। ऐसे मैं बताया ना, बाकी सब कहीं पर दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में 18 नंबर ग्रुप, ऐसे इनको तो नोबेल गैसेस बोला जाता है, तो ये लोग ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाएंगे ना क्या? ऐसे तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो एक कंपाउंड होता है जेनॉन ना, जेनॉन दिखाता है, +2 दिखाता है, +4 दिखाता है, +6 दिखाता है, +8 भी दिखाता है। जेनॉन एक्सेप्शन में बोलता हूं, जेनॉन जो है वो जेनॉन +4, +6, +8, +2 भी दिखाता है, दिखा सकता है इतना मैसेज। जैसे कंपाउंड होता है ना XCF2, XCF4, XCF6, XCOF2 कंपाउंड्स होते हैं, उनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये 8 तक दिखा सकता है, +8 तक दिखा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा था, ढूंढे क्या? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाने वाला कौन सा मेटल होता है? हाँ भाई, सबसे ज्यादा नहीं नहीं पता चला? गूगल सर्च भी नहीं किए? क्या बात है, मतलब जानने का इच्छा नहीं है। इसको थोड़ा आइडिया लो, इसका थोड़ा मतलब ऐसे दिमाग में रखो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्रोमियम तो +7, यहां तो तेरे को +8 दिखा रहा हूं मैं, तो गैस होता तो क्या हुआ? और नीचे आ गया तो, नीचे आएगा तो और नो, फिर रेडियो एक्टिव मेटल बन जाता है ना। ऑक्सीडेशन जो होता है 118 नंबर, वो क्या मेटल बन जाएगा ना। तो ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ चलो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ किसका है, कोई भी एलिमेंट हो, मेटल नहीं, कोई भी एलिमेंट हो बताओ। वो जेनॉन नहीं है। एक एक मेटल है, उसका नाम है रेडियम, वो +9 तक दिखाता है कंपाउंड में। खास करके +8 ज्यादा कॉमन है, +8 ज्यादा कॉमन है। वो मेटल दिखाते हैं OS बोल के है, ग्रुप नंबर कहां पर है वो ग्रुप? पीरियड नंबर 6 में है, लैंसोनम के बाद आता है वो, ऑस्मेनियम बोलते हैं उसको, वो +8 दिखाता है। PU बोल के है एक कंपाउंड, वो भी दिखाता है +8। चलो वो तो अलग बात है, अभी ये कॉमन चीज है। हाँ, अभी इसको पकड़ते हैं, वैसे घुसेंगे तो कहीं भी जा सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री बहुत डीप है। बायोलॉजी में जो चीज है या फिजिक्स में जो जो फिक्स है वो फिक्स है, मतलब क्या है, ऐसा पढ़ना है। हाँ, इतना पढ़ लो, एक फॉर्मूला याद कर लो, इसके इतने ही केसेस बनेंगे। अब मतलब एक एक वेक्टर है तो इसको 2 ही कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बनेंगे ना, और बन जाएंगे। बाकी थीटा से निकाल लेते हो ना, बाकी थीटा से निकाल लेते हो, एंगल जो भी होता है और ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेते हो, हाँ। लेकिन केमिस्ट्री में किधर किधर जाता है, किधर से आता है, वो पता नहीं चलता है, इसीलिए परेशान होते हैं बच्चे लोग केमिस्ट्री में। पढ़ते भी नहीं है केमिस्ट्री ऑनर्स लेके, फिजिक्स ज्यादा, जियोलॉजी ज्यादा, बॉटनी ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हो तो मैथमेटिक्स ले लेंगे। फॉर्मूला से काम करो मस्त एकदम। चलो ये आइडिया हो गया, ठीक है। तो कौन से ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है।
और खास करके जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में तुम अगर बोल सकते हो तो वो लोग वैसे ही वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। डी ब्लॉक वाले रियल वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 to 12 जितने भी नीचे आते हैं, और एफ ब्लॉक वाले आते हैं, तो वो लोग ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाते हैं, वैसे तो रेयर होते हैं, तो उनके बारे में ज्यादा पढ़ाई हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। जब पी ब्लॉक आएगा और डी एंड एफ ब्लॉक आएगा तो उसमें ज्यादा पढ़ेंगे उसके बारे में। डी एंड एफ ब्लॉक में पूरा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसीलिए मैं जितना बता रहा हूं उतना याद रखो, काम आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप का। और ग्रुप का एलिमेंट याद नहीं है बोलोगे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यहां लिखूं क्या? ये ग्रुप नंबर 1 है, अगर बोलोगे लिखेंगे और क्या। है ना, लिख देंगे क्या है ग्रुप नंबर 14। और 15 में एलिमेंट सब याद रहने चाहिए हमको, है ना। हेलो, हेलो। कभी भी फोन कर लेते हैं। अभी लोन कौन बोलेगा लोन नहीं चाहिए? भाई लोन पहले से ही बहुत है, किसको चाहिए लोन, है ना। सबके पास लोन होता है आजकल, ईएमआई सब भरते हैं ना, तो और किसको चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लो। टी होता है सब। ये होते हैं एलिमेंट्स, लोग अगर याद नहीं है देख लो, तो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन से प्लस फ्लू ऐसा समझ सकते हो कि हाँ ये आता है। मैंने एलिमेंट भी लिख दिए, मतलब एस और पी ब्लॉक के तो सारे एलिमेंट भी लिख दिए, है ना। इतना तो सबको याद होना भी चाहिए। अभी तो मेरे को कुछ कुछ एलिमेंट याद नहीं है, पहले मेरे को पूरा पीरियोडिक टेबल 118 का 118 याद था जब मैं पढ़ता था। एक पीरियोडिक टेबल मेरे टेबल के सामने लगा हुआ था, इतना बड़ा, वहां अपने रूम में लगा के रखो। हम लोग इतने पागल से, पीजी में पंखा चलता रहता, ऊपर देखेंगे पंखा घूम रहा है, ठीक है, पंखा घूम रहा है, तो पंखा के पीछे रिएक्शन लिख के लगा देते थे, तो मजा मजा आता है, देखने में मजा आता है। घूम रहा है लेकिन दिख रहा है, दिखता है ना पूरा। पंखा जब पूरा फुल स्पीड में घूमेगा तो एक जगह पूरा दिखेगा तुमको, है ना, तो मोशन का होता है ना मतलब, तो दिखता है, तो वैसे ही करके चिपका देते थे। हो गया, लिख लिया सब, चलो। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होने से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। अभी अगर हमको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर एक जो रिएक्शन में ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या, देख के खाली एक तुमको आइटम दे दिया गया, बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा, ऐसे देख के कैसे पहचानेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ कंपाउंड और एलिमेंट कुछ भी इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है,
अगर कोई चीज सोच लो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो क्या होगा, नीचे आएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसका घटेगा, घटेगा मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो कैसा काम करेगा। हाँ, तो दो केसेस आता है। पहला चीज जो बीच में देखना होगा, जो सेंट्रल एटम होता है ना, खास करके हम सेंट्रल एटम को देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। कभी एक कंपाउंड लिखो, जैसे मैं लिखता हूं H2SO4, यहां किसको निकालने बोलता है, ये सल्फर को निकालने बोलता है। K2Cr2O, किसका निकालने बोलता है, क्रोमियम का। तो जो मिडिल एलिमेंट होता है ना, जो सेंट्रल एटम होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिपेंड करता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एटम, वो डिपेंड करता है। तो पहला चीज ये है, हमको जानना है कि ये जो सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी का भी, जो क्रोमियम हो, सल्फर हो, किसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर दो चीज होगा, एक तो तुम्हारा, चलो वो अगर अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो कैसे काम करेगा। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो, तो उसका तो और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ना। जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके बाद ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो उसका रिडक्शन होगा। अगर उसका रिडक्शन होगा, उसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सा काम करेगा। देखने से पता चल जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। जैसे मैं बोलूं, ये देखो, ये KMnO4 या K2Cr2O7 है या H2SO4, जैसे नाम दे दिया हो, तो यहां पर सबको पता है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, और ये +6 में भी है। इसका क्रोमियम का होता है +7, और ये +7 में होता है, नहीं +6 में होता है, सॉरी, ये +6 में होता है, ठीक है। KMnO4 देख लो, ये +7 में होगा। अभी अगर मैं KMnO4 ले लूं, मेरे को KMnO4 लेना है और देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या Mn अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है? मैंगनीज का +7 मैक्सिमम होता है, मैंगनीज का +7 मैक्सिमम होता है, और किसी किसी का याद रख लेना है, ठीक है। मैक्सिमम होता है +7, मिनिमम होता है +2। किसका? मैंगनीज का मैक्सिमम होता है, ये एक एक चीज याद रखना है, इसका K2Cr2O7 का भी रखना है, इसका भी याद रखना है कि जो इसका मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +7 होता है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है +2 होता है। तो +7 से +2 तक आ सकता है, ठीक है। तो खुद क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब KMnO4 का मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और तुम लोग पढ़ोगे भी, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही अगर मैं बोलूं H2O2 लिखता हूं, बताना। हाँ, H2O2 कैसे काम करेगा, जनरली कैसे काम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अभी ये कम में है कि ज्यादा में, कम में, और नहीं जा सकता। मतलब खुद 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 क्या हो सकता है, मतलब -1 में है तो आगे जा सकता है क्या, कितना में जा सकता है, 0 में जा सकता है। तो 0 में जनरली कहां जाता है, एक ही कंपाउंड होता है जनरली। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन -2, तो ये -1 से -2 में आ रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए तुमको ये जो बताया, क्यों बताया, ये जो मैं बताया क्यों बताया, जनरल देखो ये -2 होता है, -2 से +2 होता है, लेकिन हमको ये तो पता है ना, हमने पढ़े थे कि ऑक्सीजन का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है। तो -1 से अगर -2 में आएगा कैसे काम करेगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करेगा कि नहीं करेगा बोल के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल एटम अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है तो ये है, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा। अभी जिसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मिनिमम से और मिनिमम तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा, है ना, वही तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं बोल रहा हूं कि समझना है कि जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे मैं बोलता हूं
MnCl2, ये है MnCl2 है। Mn का जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको बता देता हूं तो समझ में जाएगा। मैंगनीज का जो है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 भी हो सकता है। मैंगनीज अगर अपने प्योर फॉर्म में हो, क्या में हो, प्योर फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जनरली वो नहीं होता, वो +2 में आता है। हाँ, +2 में आता है जनरली, क्योंकि जो एक मेटल का जो टेंडेंसी होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तो Mn की फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ऊपर जाएगा, +2 +7 उसमें जाएगा। लेकिन अगर KMnO4 फॉर्म में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा काम करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, +2 में आएगा, +2 में आएगा। तो इसीलिए तो यहां पर MnCl2 में कितना है, +2 तो +2 से ऊपर जाएगा, है ना, क्या +3 MnCl3 हो जाएगा या MnCl4 हो जाएगा, आगे जाएगा। तो MnCl2 कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मिनिमम है, मिनिमम की तरफ है, वो आगे जा सकता है। समझ में आया क्या, ये ऐसे देख के पता चल सकता है, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि KMnO4 में +7 है, वो Mn2+ में जाएगा, तो 7 से +2 आ रहा है। 7 से अगर वो 5+5+6 के आसपास हो तो दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। मतलब क्या, कोई 2 से 7 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, तो अभी अगर वो 4 या 5 में है, कहां पर है, 4 या 5 में है, तो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो तब वो क्या करेगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, बीच में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस सॉल्यूशन में यूज कर रहे हैं उसको, एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में यूज कर रहे हैं, वो पता चलेगा। ठीक है, ये कॉमन आइडिया है, इसलिए इसे दिमाग में रखना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती है, दिमाग रखना बहुत जरूरी होता है। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है तो वो आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये है कहानी। बाकी तो हम देख के निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो पता कर ही सकते हैं, देख के कैसे पता करें वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख के भी बता सकते हैं और कैलकुलेट करके भी जान सकते हैं। अभी हमको पता है, हम ना निकाल के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है देख के जान सकते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटी है। हम टाइम बचाने के लिए ये सीख रहे हैं कि देख के कैसे पता करें, है ना। हो गया, नोट हो गया, चलो। तो एक क्वेश्चन देखो है तुम्हारे सामने, रॉकेट के स्पीड से आ रहा है, ये है, कहाँ है, क्या है, हाँ, इन कार्बन प्लस H2O gives कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। जो बोल रहा है, जो H2O है, एक्ट एज क्या होगा पता ना, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और बोथ होगा या नॉन होगा। कार्बन 0 में, वहां +2 में, पता चल रहा है। अरे वाटर तो बताना है हमको, तो वाटर क्या कर रहा है देखना है, वाटर खुद का देखना है ना। हाँ, दिखाई तो दे रहा है ना, कार्बन यहां 0 में है, कार्बन यहां 0 में है, लेकिन कार्बन तो वो कहां पहुंच रहा है, 0 से +2 में पहुंचा रहा है, क्योंकि -2 होता है। जो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वाटर कैसे काम करेगा, यहां पर वाटर क्या कर रहे हैं हम कार्बन को देख के बताएंगे। कार्बन का क्या हुआ है, हाँ, वैसे देख के बता सकते, इसको भी देख के बता सकते हो कि ये 0 है और ये +1 है, तो उसका रिड्यूसन हुआ है, मतलब बता सकते हो। लेकिन दूसरे को देख दे रहा है ना, डायरेक्ट कार्बन 0 है, इसमें +2 है, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, एकदम इजी, देख के बता सकते हैं। ठीक,
अच्छा, लिख लो लिख लो, फिर दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हर जगह यूज नहीं करते। कभी कभी वो रिड्यूस होके हाइड्रोजन बन जाएगा, ऑक्सीजन निकल गया उसको, है ना, रिड्यूस भी हो सकता है एकदम, और कभी कभी वाटर बन जाता है। तो अभी अभी एक क्वेश्चन है, इसमें आएगा कि इसमें हमको बताना है कि मैं कुछ 4 रिएक्शन लिखूंगा तुमको, ठीक है, 4 रिएक्शन लिखते हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं, ये है I2 प्लस H2O2 प्लस 2OH माइनस gives rise to 2I minus plus 2H2O प्लस O2। एक रिएक्शन ये है, बड़े बड़े रिएक्शन है। बी रिएक्शन है PbS प्लस 4H2O2 gives PbSO4 प्लस 4H2O, ठीक है। ये हो गया 2MnO4 माइनस प्लस 3H2O2 gives 2MnO प्लस O2 3O2 प्लस 2H2O प्लस 2OH माइनस। ये है HOCl प्लस H2O2 gives H3O प्लस प्लस Cl माइनस प्लस O2। अभी तुमको बताना है इनमें से कौन से रिएक्शन में जो है ना, जो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। इन विच ऑफ द रिएक्शंस H2O2 acts as an oxidizing agent। यहां तुम्हारे दो तरीका है, अगर देखना है तो खुद उसको देख लो, अगर ऑक्सीडाइजिंग जैसा है तो खुद रिड्यूस हुआ होगा, या फिर दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा। तो कहां पर दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है वो देख सकते हो, या फिर कहां पर खुद रिड्यूस हुआ है वो देख सकते हो। चलो बताओ, थोड़ा सा टाइम लो, बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको देखना है तो बस देख लो आराम से। ऑक्सीडेशन तुमको क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और कुछ नहीं करना है। ये 0 है, ये तो -1 होता ही है, ये -1 है, -1 तो -1 ही होगा ना, हाँ, ये -2 है और ये 0 है। बताओ, यहां तो आयोडीन को उसने रिड्यूस कर दिया है ना, उसने आयोडीन को क्या किया है, रिड्यूस किया, आयोडीन को रिड्यूस किया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले में ही निकल गए क्या। दूसरा देख लो, यहां जो है Pb +2 है, यहां भी +2, SO4 है ना तो +2 ही होगा। सल्फाइड है तो भी +2 होगा, क्योंकि -2 होता है, ये -2 होता है, ये +4 होता है, ये -2 होता है, ये -2 -1 होता है, ये -1 +1 होता है। यहां पर क्या कर रहा है, पीबी को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है क्या। हाँ, सल्फर को, लेकिन सल्फर को H2O2 कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कहां पर कर रहा है। वैसे कहीं ना कहीं देखोगे तो हर जगह कुछ ना कहीं मिलेगा। यहां हो गया, ये कितना है, +6 है, नहीं कितना होगा, +7 होगा, नहीं +7 होगा, -1 +1 है, ये कितना होगा, ये प्लस, अरे +8 होगा, +8 नहीं हुआ क्या, हाँ +8 होगा, ये 0 है, ये -2 है, -1 है, ये तो छोड़ो, जरूरत नहीं है। इसको देख लो, HOCl, ये प्लस है, ये -2, तो ये +1 होगा, ये -1 +1, H3O प्लस में, ये छोड़ो कोई प्रॉब्लम, ये -1 है,
जीरो है। देखो MnO4 ये, वो तो कभी रिड्यूसिंग एजेंट होता है नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ होता है, हाँ लेकिन पता चल रहा है यहाँ पर कि +7 से +8 गया गया हुआ है बोल के, है ना, पता चल रहा है। तो तुमको यही बताना है चारों में से कहां पर जो है H2O2 एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हर जगह किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन H2O2 का भी क्या होना चाहिए, खुद का रिडक्शन होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने। तो हाँ, कहीं भी जहां ऑक्सीजन बना हो देख लो, जहां भी ऑक्सीजन बना हो देख लो, ऑक्सीजन हर जगह बना हुआ है इसको छोड़ के। हम्म, डी, डी में क्लोरीन का घटा हुआ है, क्लोरीन का घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो ऑक्सीजन का बढ़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि तुमको ये नहीं पता है ना ये वाला ऑक्सीजन कहां से आया है और ये वाला ऑक्सीजन कहां से आया है, ये भी नहीं पता है ना। तुम देखोगे तो हाँ, तुम बोलोगे हाँ सर ये ऑक्सीजन -1 में था और 0 में चला गया, मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उससे वो तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा ना। फिर यहां देखोगे यहाँ -2 है, यहां देखोगे बोलोगे सर -1 से -2 पर चला गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा नहीं देखना है, सबको कंपेयर करके देखना है। देखो थोड़ा देखो, सोचो सोचो सोचो, पता चल रहा है ना क्या बोल रहे हैं। मतलब ये चीज ये है कि खुद तो क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा, मतलब रिड्यूस हुआ होगा मतलब -1 से -2 गया होगा, -1 से -2 गया होगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां खुद तो चला गया है, -1 से -2 चला गया है, लेकिन इसको तो घटा दिया है ना, घटा दिया है मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया, I2 का रिडक्शन हो गया, वो नहीं होगा वहां पर। I2 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। ये दोनों चीज में से देखो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, पर देखना चाहिए ना। तो यहां देखने में पता चल रहा है कि I जो है वो तो रिड्यूस हुआ है, तो यहां तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये बताओ, एक एक देख के बताओ, हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लो। मैं मेरे को पता है क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, यही मेंस लेवल का है ना, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। हाँ अभी यहां पर देखो, लेड का तो नहीं हुआ है, लेड का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सल्फर का हुआ है, सल्फर का -2 से +4 गया, और इसका खुद का देखो -1 से -2 गया है, इसका खुद का देखो खुद उसने खुद को रिड्यूस किया है और दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। जहां दोनों पॉसिबल है वहां हो सकता है, आंसर होगा पी। दूसरे में देखो तुम्हें पता चल जाएगा, यहां खुद को तो ऑक्सीडाइज किया है, लेकिन यहां भी तो ये भी तो देखो, यहां खुद मतलब Mn को बढ़ाया एक बढ़ाया है, लेकिन खुद भी तो बढ़ गया, -0 से हो गया है ना, ये नहीं हो सकता। यहां देखो HOCl में, अभी तुम बोलोगे सर क्लोरीन को +1 से -1 लिखे गए, भाई +1 से -1 लिखे गया तो क्या किया, रिड्यूस किया, रिड्यूस किया क्या, हाँ +1 घट गया, लेकिन खुद को भी तो किया, तो ये भी नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, सोचो तो समझ में आ जाएगा। अभी कोई किसी में डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर इसमें क्यों नहीं होगा, उसमें क्यों नहीं होगा, उसमें क्यों नहीं होगा। जिसमें H2O2 खुद क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा, वैसा रिएक्शन खाली यही एक है, -1 से -2 गया है और दूसरे का ऑक्सीडाइज किया हुआ ये है। बाकी सब में क्या है देखो, ऑक्सीजन 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 है ना। ऑक्सीजन हुआ है मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा ना। तीनों में कंपेयर करना है, ऑक्सीजन है तो तीनों में ऑक्सीजन है बोलिए वो नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए होगा। लेड का कुछ चेंज नहीं किया लेकिन सल्फर का चेंज कर दिया, कितना, -2 से +4 तक लेके गया है। ये छोड़ो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसी क्वेश्चन एक दो करवाते हैं तो समझ में आएगा तुमको अभी। ठीक है, चलो एक रिएक्शन लिख के देता हूं, वहां बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहां देखने से पता चलना चाहिए। हाँ, इसमें बताओ हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। क्या करना रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना रहता है सबका, लिखो, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना रहता है। क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मैंगनीज का क्या हो रहा है, मैंगनीज का घट रहा है ना, कितना है इसका, +7, इसका होगा +7, क्या यार, इसका होगा +7, इसका होगा -1। ठीक है, इसका छोड़ दो, इसका छोड़ दो, सब में ऑक्सीजन -1 है, हाइड्रोजन +1 है, जिसको जिसका चेंज नहीं हो रहा है उसको देखना नहीं है। हाँ, इससे अगर O2 बनता होता है, H2O2 होता होगा तब देखना है। H2O से अगर OH- बन रहा है, H+ बन रहा है, वो देखना नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट सेम रहता है। यहां क्या हुआ, +5, +5 क्या, हाँ, और यह +4, तो मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो, ये हुआ है ऑक्सीडेशन और यहां हुआ है रिडक्शन। तो बाबू जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, देखने पता चल रहा है, ऐसे रिएक्शन में इजीली पता चल सकता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा एक रिएक्शन देखो,
देख लो यहाँ पर। क्या कोई बता सकता है ये वाला रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है बता सकता है कोई? बताओ बताओ बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पता चल रहा है कैसे? किसने किसको डिस्प्लेस किया है वो पता चल रहा है? ऑक्सीजन। काहे ऑक्सीजन काहे करेगा? देखो पहला चीज तो यहाँ KMnO4 यूज हुआ है, पोटेशियम परमानेंट यूज हुआ है, पता चल रहा है कि MnO4 माइनस होता है ना, के काट दो तो -4, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करता है। तो वो क्या बन रहा है, खुद रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, MnO2 बन जा रहा है। अभी कुछ होगा जो आयोडाइड होगा, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है या सोडियम आयोडाइड है या कुछ आयोडाइड होगा, वो आयोडाइड बन रहा है। ये मतलब जो है पोटाशियम ना, पोटाशियम इस आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, मतलब जो पोटाशियम था यहां पर ना उसने इसको रिप्लेस करके उसको फिर बना के किया। तो एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ यहाँ बताओ, ये वाला बताओ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कोई भी चीज पढ़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, आसानी से मिल जाए तो फिर मजा भी नहीं है। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं पता चल रहा है? पहला चीज तो ये एक ही स्टेप में पता चल गया होगा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बोल के, नहीं चला? यहां पर जो ब्रोमीन है वो 0 में है ना? और यहां पर क्या है, ये +5 में है और ये -1 में है, तो दोनों 0 से जा रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और 0 से ही आ रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? दोनों यही होगा, दोनों खुद ही होगा। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही रिड्यूसिंग एजेंट है ना? हो गया क्या? एक रिएक्शन में हमको पता चल सकता है। अभी टाइप ऑफ रिएक्शन पूछना वो अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलना कि ऑक्सीडाइजेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो यहाँ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर ये होगा, ब्रोमीन होगा। खुद का ही ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का ही रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्या क्या पता चल गया हमको क्वेश्चन में? कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, पहले किसी भी कंपाउंड में किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, रूल से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये तो दोनों पता ही है।
हाँ डायग्राम से निकालना वो पता ही है, और टाइप ऑफ जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो पता चल गया है, ठीक है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ये पता चल गया है। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने उनको बताया था ना, इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना, जब भी मैं लिखता हूं कि A प्लस 2B गिव्स C, इसका मतलब क्या होता है पता है, ये A 1 मोल है, ये 2 मोल है, और मिलके चलो ये 3 मोल दे रहे हैं, या फिर 1 मोल दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ना भी लिखो तो 1 मोल, मतलब इसके 1 मोल इसके 2 मोल के साथ मिलकर इसका 1 मोल दे रहे हैं। ऑलवेज केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स लिखा होता है। हमने ये वाला कहां पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है ना, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो एक रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मोल्स में होता होगा, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो 1 मोल ऑफ सोडियम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, एक मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, एक क्लोरीन 1 मोल ऑफ क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो वही होता है कि इन केमिकल रिएक्शन तो नहीं बोल सकते, इन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे ना, इन रिडॉक्स रिएक्शन, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला, हाँ एन फैक्टर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से ही हमने एन फैक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, वैलेंसी पढ़ा है, बेसिसिटी पढ़ा है, एसिडिटी पढ़ा है, चार्ज पढ़ा है, बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। ऐसा सोच लो कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिलेशनशिप, इसे कोई एन फैक्टर बोलते हैं। एक मोल का कंपाउंड के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन, बस एक रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो अगर पता चल जाए तो वही होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर और कुछ नहीं होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट इन्वॉल्व इन ए redox reaction is known as n factor, और कुछ नहीं होता है। तो इन ए redox reaction number of moles of electron lost is always equal to number of moles of electron gained, ये होता है, ऑलवेज होता है, होगा ही होगा, क्योंकि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरा किसी का रिडक्शन हो रहा होगा। यहां बात आता है कि हम एक्चुअली कैसे पता करते हैं नंबर ऑफ मोल्स और जो एन फैक्टर है के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, पता है क्या? मेरे को एक चीज बताओ, नॉर्मालिटी और मोलारिटी में क्या फर्क होता है, रिलेशनशिप क्या होता है? हमें पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स और इक्विवेलेंट, जब पढ़ा था इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, किसी का भी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, बताया था ना, बताया था, हाँ। तो वही चीज है एन फैक्टर। ऑलवेज क्या होता है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब वही गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है। जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो मोलार मास लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास लिख रहे हैं। अब इक्विवेलेंट मास का और मोलार मास का क्या रिलेशनशिप होता है तुमको अच्छे से पता है। इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, ऑलवेज इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो अभी यहां भी पता चल गया ना मोलर मास और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा। इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में यही रिलेशनशिप है, क्या है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर है। यहां भी सेम चीज, यहां अगर कर दो ये इक्विवेलेंट मास लीजिएगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर कर दोगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर कर दोगे, देख लो ये हो गया गिवन मास बाय, ये हो गया मोलर मास
बाय एन फैक्टर करो तो एन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये चीज क्या है, गिवन मास का मोलार मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। और ये क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो कभी भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ एन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पता चलना चाहिए। या हम ऐसा बोल सकते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मालिटी इनटू एन फैक्टर, ये भी है। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक क्या है, लिमिटेशन है कि वो नंबर ऑफ मोल्स तक ही सीमित रहता है। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए काम नहीं आता। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हमको काम आता है ये वाला इक्विवेलेंट मास या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स काम आता है, क्योंकि वो एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देता है। ये जो एन फैक्टर है कुछ नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और कुछ नहीं है। क्या ये बात समझ में, ये पहले से पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। क्या है, अभी स्टार्टिंग है, अभी अभी से डाउट क्लियर करो। डाउट रह रहा है तो इसको बढ़ाओ मत, अभी इसको खत्म करो। मतलब कैंसर जब बनना स्टार्ट होता है ना बॉडी में, तभी उसका क्योर ज्यादा अच्छे से हो सकता है। एक बार कैंसर बन गया, एक बार ट्यूमर बन गया तो फिर उसको काटना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, वो बहुत दर्दनाक है, केमो देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकलॉग रखना मतलब बॉडी में कैंसर बनाना, तो मत बनाओ। खुद मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो पहले खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो क्या ये समझ में आया, क्या समझ में आया, ठीक है। अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि एक रिएक्शन में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना। तो अगर मैं एन फैक्टर को डिफाइन करना चाहूं, एन फैक्टर को किसी का भी अगर एन फैक्टर में इनको डिफाइन करना है, किसी भी रिएक्शन का अगर एन फैक्टर मेरे को डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा मैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट in a redox reaction, सिंपल। एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो होता है, जो रिएक्शन में, एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो जानने के लिए। और जैसे मैंने बताया है कि किसी का भी इक्विवेलेंट मास नहीं, इक्विवेलेंट मास अगर निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मोलार मास बाय एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर। तो वही हम अभी निकालना है। अभी हर चीज का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, हर चीज का, एसिड का, बेस का, एलिमेंट्स का, सबको, ठीक है, सबका निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने तुमको बताया हुआ है कि जो एलिमेंट्स होता है उसके लिए क्या होता है, एसिड्स होता है उसके लिए क्या होता है, बेसेस होता है उसके लिए क्या होता है, और सॉल्ट्स होता है उसके लिए क्या होता है। मैंने शायद बता के रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि जो इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इसका वेट या मास केमिस्ट्री में सेम होता है, बता रहा हूं, मास वेट टेंशन मत लेना, यहाँ मास लिखा है, वेट लिखा है, दोनों सेम है। तो यहां होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, ठीक है। एसिड्स में क्या होता है, बाबू मोलर मास बाय बेसिसिटी, यस बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है कितना तो हाइड्रोजन है,
कितना अटो हाइड्रोजन है। बेस में क्या था, मोलर मास बाय एसिडिटी, यस। और सॉल्ट्स में क्या होता है, मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व जो होते हैं। एक ही चीज है ना, जो चार्ज होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वही है बस। मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व जो होता है। तो मतलब तुम देखोगे तो ये वैलेंसी, ये बेसिसिटी, ये एसिडिटी, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, यही एन फैक्टर है। और यही चीज होता है चार्ज। अगर खुद देखो, एसिड में बेसिसिटी, बेसिसिटी किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं। हाइड्रोजन जब डिस्प्लेस होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है, क्या कहां पर, एसिड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। उसी तरह बेसिस में एसिडिटी होगा, मतलब OH माइनस, OH माइनस मतलब गेन कर रहे हैं, OH माइनस बना रहा है, गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा यहां पर क्या, गेन और लॉस दोनों इक्वल होता है सॉल्ट में। सॉल्ट जब बन जाता है ना, सॉल्ट जब बनता है तो कोई भी सॉल्ट ले लो, जैसे मैं लेता हूं MgSO4, कि क्या 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 होता है, चार्ज क्या होता है, Mg के ऊपर होता है 2+ और ये भी होता है 2-, देख लो थोड़ा चार्ज सेम है ना। Na2SO4 है, देख लो सोडियम के ऊपर +1 होता है, ये -2, सल्फेट का -2 होता है। हाँ, तो अभी 2 सोडियम है तो ये कितने बन गए, +2 और ये -2, ये 4 को मत लाने तो 8 हो जाएगा। ये टोटल इसका चार्ज है सल्फेट का, ठीक है। सल्फेट का चार्ज होता है -2, सोडियम का चार्ज होता है +1, 2 सोडियम है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 2 आएगा, 2। NaCl 1 आएगा, जिसका एन फैक्टर 1 उसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास इक्वल नहीं हुआ क्या, अरे यहां 1 हो गया, यहां अगर 1 हो गया तो इक्विवेलेंट एटॉमिक मास और मोलर मास हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये है एन फैक्टर, अभी ये स्टार्ट है बस एन फैक्टर का, अभी बहुत सारा एन फैक्टर करना है, लिख लो इसको एक साथ। मैंने डायरेक्ट इसलिए फॉर्मूला लिखा कि पहले से पढ़ाया हुआ है ये सब, ठीक है ना। हम लोग सॉल्यूशंस तक ये सब पढ़ चुके हैं अच्छे से, हो गया डन। तो अगर मैं कुछ एसिड्स का नाम लिखूं, क्या उनके एन फैक्टर बता सकते हो, क्या कुछ बेसेस लिखूं तो उनके एन फैक्टर बता सकते हो, क्या कुछ सॉल्ट्स लिखूं तो उसके एन फैक्टर बता सकते हो, क्या कुछ एलिमेंट्स लिखूं तो उनके एन फैक्टर बता सकते हो, लिखा बता सकते हो क्या, देखिए कैसे बता सकते हो, नहीं बताया तो फिर देखो, हाँ बोले आए, बोलो क्या होगा इसका एन फैक्टर, कितने हाइड्रोजन है, हाँ एक, तो एक होगा भाई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, अगर HNO3 को तोड़ते हो तो एक H+ एक NO3- निकलेगा, तोड़ के पता करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं ये, हाँ यहाँ 1 ही होगा भाई साहब, है ना। अगर लिखता हूं 2 होगा, पता चल रहा है नहीं क्या, अगर लिख लो H2SO4, अच्छा H2SO3, टू पक्का, अच्छा H3PO4, हाँ 3 होगा नहीं क्या। अच्छा अगर मैं लिखूं H3PO3, अरे कौन हूं, बोलते नहीं हो यार तुम लोग,
कितने वो, ये एक्सेप्शन है। इसका स्ट्रक्चर बताएं कैसा होता है। ये H3PO4 का स्ट्रक्चर अलग होता है, H3PO3 का स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर तुमको बताऊं तो अगले पेज में बता सकता हूं कि जो तुम्हारा जो H3PO4 होता है ना, फॉस्फोरस होता है, 4 ऑक्सीजन होता है, मतलब 1 2 3 4। एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और बाकी में सिंगल बॉन्ड बनाता है, और हर जगह एक एक H लगा होता है। तो यहां क्या होता है, यहां ये सब हाइड्रोजन निकल सकता है, H प्लस H प्लस H प्लस, ये सब तीनों क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है, जो H प्लस निकल सकता है वो एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिड का हाइड्रोजन कौन सा है, जो हाइड्रोजन निकल सकता है, H प्लस। अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसा निकलेगा, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, 3 माइनस है, ये देखो। अगर मैं इसको बोलूं H3PO3 अगर बोलूं, ये थोड़ा अलग हो जाता है। फास्फोरस के पास जो होता है वो एक ऑक्सीजन के बाद ये, तो फास्फोरस के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, 3 4 5 हो गया। लेकिन यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा लिया और एक ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन लगा लिया, लेकिन अभी और ऑक्सीजन नहीं है तो डायरेक्ट हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है भाई साहब, ये इट इज नॉट एसिडिक, ये निकल नहीं सकता, ये निकल नहीं सकता, इसलिए निकलेंगे सिर्फ ये और ये। तो उसका बेसिसिटी क्या होगा, 2 होगा। तो एन फैक्टर कितना होगा, लिखना है तो लिख लो, वैसे कुछ जरूरी नहीं है, खाली एक आइडिया है। ऐसे थोड़ी पूछेगा तुमको क्यों H3PO3 का एन फैक्टर 2 होता है, नहीं पूछेगा, खाली याद रखना पड़ेगा H3PO3 का क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये करना इतना जरूरी नहीं है। हाँ, और कुछ स्टार बना लेते हैं। ये होता है देखो H2PO2, इसका भी, इसका 1 होता है, एक हाइड्रोजन निकल पाता है। ठीक है ना, देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 5 बॉन्ड चाहिए होता है। 2 ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ उधर बॉन्ड। तो दो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा इससे, एक हाइड्रोजन निकल पाएगा। सॉरी, क्या है, H3 नहीं, H2 नहीं, H3, हाँ सॉरी गलत बताया, अरे यार, H3PO2, हाँ। तो फास्फोरस एक ऑक्सीजन को दे देगा उधर, फास्फोरस जो है एक ऑक्सीजन को इधर दे देगा, दूसरे एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देगा। अभी 2 ऑक्सीजन खत्म हो गया, बाकी क्या हाइड्रोजन बचते हैं, हाइड्रोजन बचते हैं। तो ये नहीं निकल पाएगा, ये खाली निकल पाएगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। और एक एसिड होता है, यार जगह नहीं बचा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, और एक लिख देते हैं, ये होता है तुम्हारा H3BO3 होता है, हाइड्रोबोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो इसका भी 1 होता है, एक हाइड्रोजन निकल पाता है। ठीक है, तो ये तीनों का थोड़ा एक्सेप्शन है, बाकी सबको तो जितने हाइड्रोजन है उतने पता चल रहे हैं, है ना। बेसिस का बहुत इजी है, बेसिस का अगर बोलेगे तो बहुत इजी है, क्योंकि जितने OH माइनस, कितने बेसिस है, NaOH है, तो एन फैक्टर 1 होगा, क्यों OH माइनस कितने हैं, 1 है। MgOH2 2 होगा, CaOH2 कितना होगा, 2 होगा, AlOH3 कितना होगा, 3 होगा। ये एकदम इजी है जानना। ठीक है, सॉल्ट्स का तो बताया था मैंने,
चार्ज कितना है, जैसे मैंने लिखा MgCO3 या MgPO4 देखो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ये। और कॉपर सल्फेट का बता चुके हैं, PbSO4 ये हो गया। और हो गया तुम्हारा जितने भी सारे सॉल्ट्स होते हैं, ZnCO3 या ZnCl2, जितने भी सॉल्ट होते हैं, इसमें बताना बहुत इजी है ना। कितने चार्ज हैं, ऊपर वाले में कितना होगा MgCO3, हाँ MgCO3 कितना होगा, अरे CO3 कार्बोनेट का चार्ज होता है -2, कार्बोनेट का चार्ज -2 होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है, +2 -2, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा भाई, 2 आएगा। इसका कितना आएगा, तुम बोल रहे होगे सर +3 आएगा, +3 कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ इसने बोला 2, और कोई कुछ, चलो इसको छोड़ दो, इसको x कर देता हूं, कैसे निकालते हैं। इसका क्या होगा, इसका 2 होगा, अरे CuSO4 2 ही होगा, PbSO4 2 होगा, ZnCO3 2 होगा, ZnCl2 हाँ 2 ही होगा। इसका कितना होगा, थोड़े, मैंने क्या बोला था, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। जब यहां लिखते हो तो Mg3, अच्छा 3 तो Mg है, Mg तो 2+ देता है ना, और 2 तो फॉस्फेट है, PO4 3- होता है। अबे 3 × 2 + 6, 2 × 3 -6, एन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा, 6 6 6, ठीक है। देख लो इसको लिखना है तो छोटा कर देता हूं उसे, हाँ पता चल जाएगा। तो एन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। ये समझना है, समझना है, ठीक है, आग मूझ के आंसर नहीं देना है। तो हमने एक्चुअली किसी का कोई लिख रहे हैं तो क्या कर देख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ये गेन है क्योंकि माइनस है, माइनस तो गेन कर रहा होगा, ये लॉस्ट, ये तो वही तो है, 2+ बन रहा है, तो वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ही होता है एन फैक्टर, है ना। एक चीज तो है कि इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एन फैक्टर चाहिए, इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलार मास तो ऐसे गिवन, मोलार मास से ऐसे पता चल जाता है ना, एटॉमिक मास पता होता है तो मोलार मास हम निकाल लेते हैं, हाँ, लेकिन इक्विवेलेंट मास के लिए एन फैक्टर चाहिए, इक्विवेलेंट मास के लिए एन फैक्टर चाहिए, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा एग्जांपल सा लिख लो। कुछ आयन की अगर तुमको चार्ज पता हो तो इजी होता है, तो मैं बता लिस्ट ऑफ आयन बता देता हूँ, वो पता चल जाएगा। सारी चीज तुम्हारे पास होगा तो फिर तुम बोलोगे नहीं नोट्स नहीं है, वो नहीं है, तो बोलोगे ये, हालांकि ये क्लास 10th का बात है, जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ क्लास 10th में तुमको पता होना चाहिए किस आयन का चार्ज क्या होता है। जैसे हेलोजेंस होता है, ये यहां मैं तुमको आयंस लिखता हूं, उनका एन फैक्टर भी लिख देता हूं। आयंस जो हैं उनका चार्ज भी, मतलब चार्ज का मतलब ही एन फैक्टर होता है ना, चार्ज का मतलब एन फैक्टर नहीं होता है क्या। जैसे फ्लोराइड है, F- होगा, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन होगा, क्या होगा इसका चार्ज -1, मतलब जो एन फैक्टर क्या होगा इसका 1 होगा ना सब, 1 1 1 1 मतलब -1 है चार्ज, -1 है चार्ज, मतलब एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूं ऑक्साइड का O2-, सल्फाइड का H2-,
ठीक है, या नाइट्राइड का N3 माइनस हो गया, या कार्बाइड C4 माइनस। कार्बाइड बहुत कम बनता है खास की। या जो एंथ्राइड होगा चार्ज होगा -2 -2 -3 -4 ऐसा नाम होगा। ठीक है, सिंगल चार्ज वाले और कुछ लिख देते हैं, आयोन्स और चार्ज। ये हो गया तुम्हारा साइनाइड है, Cn माइनस होता है, या Nc माइनस आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, उसको भी देख लेना है। सिंगल वाले हो गए, ठीक है, सल्फाइड हो गया, ठीक है। ये होता है फॉस्फाइड आयन, एक रखना P3 माइनस, फॉस्फाइड आयन बोलते हैं इसको, इसका भी -3 होता है। नाइट्राइड फॉस्फाइड एक ही जैसा होता है। ये हो गए, ठीक है। तो CnNc हो गया, ठीक है। अभी आ जाओ CO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, जितने भी होते हैं, या H2O3 2 माइनस, थायोसाइड जिसको बोलते हैं। तो इसका कितना होगा, -1 -1 -2 -2 -2 -2, दो वाले जितने हैं यहां पर हैं। ठीक है, हाँ इतना सब तो पता ही है ना क्या, हाँ पता है, ठीक है। और कुछ भी पता होना चाहिए तो इसीलिए बता रहा हूँ, सब लिख लो। नाइट्राइड हो गया, और NO3 माइनस नाइट्राइट आयन, ये -1 होता है। NO2 माइनस, सॉरी ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। NO3 नाइट्रेट होता है, NO2 नाइट्राइट होता है, दोनों -1 होते हैं। अभी कहते हैं आयोन्स, चार्ज और एन फैक्टर का बात बोलूं तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये होता है C2O4 2 माइनस, इसको ऑक्सालेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सालेट आयन। तो ऑक्सालेट आयन का भी -2 ही होता है। एक्चुअली ये ऑक्सालेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CCO4 है ना, हाँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये O माइनस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर हम ज्यादातर पढ़ते हैं कहाँ बोलो तो, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं इसका। ऑक्सालेटो आयन जो बोलते हैं, ऑक्सालेटो बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इसको और अच्छे समझना है तो पहले जान लो ऑक्सालिक एसिड क्या होता है, कौन सा होता है, कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला ऑक्सालिक एसिड का। ऑक्सालिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है ना। ऑक्सालिक किसमें होता है, रोज खा के आते हो, किसमें होता है, हाँ कौन घरा भाजी भूल हो बोल घेतली कौन मन अच्छे कि नहीं बोल रहे, टमाटर में होता है ऑक्सालिक आयन। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये COOH होल 2 ऐसा होता है। इसको और लिखिएगा, ऐसा ही लिखते हैं COOH। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, C में डबल बॉन्ड रहता है ऐसा, एक C में डबल बॉन्ड रहता है ऐसा, ये OH, ये OH। अभी इसमें से क्या H+H+ निकाल दो, क्या बनेगा, ये वाला बनेगा ना, जहां बनाया था जो वाला, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। ठीक है, तो C2O4 माइनस बना ना, C2O4 माइनस बना ना, तो ऑक्सालेट आयन का याद रखना। ठीक है, ये हो गया ऑक्सालेट आयन। और क्या बचता है, हाँ किसी का नाम अगर नहीं पता है लिख लेना मेरे को, मैं फिर वो याद नहीं दिला सकता। ठीक है, ये हो जाए तुम्हारा ClO4 माइनस, हाँ ClO4 माइनस होता है, ClO3 माइनस होता है, ClO2 माइनस होता है, और ClO2 माइनस होता है, ClO माइनस होता है, ClO माइनस भी होता है। इसका नाम अगर बोलो तो ये होता है परक्लोरेट आयन। परक्लोरेट आयन सबका -1 है, पता चल रहा है, चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, खाली नाम लिख देता हूं, परक्लोरेट हो गया। ये हो गया खाली क्लोरेट, ठीक है, ClO3। ये हो गया क्लोराइट, और ये होता है हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट होता है।
नीचे चला जाता है हाइपो बोलते हैं, ऊपर चला जाता है हाइपर बोलते हैं। ये लिख नहीं पाएगी, फोटो उठा लिया, वे नोट्स में आ जाएगा ये। अरे ये वाला नोट्स तुम्हारे पास पीडीएफ चला जाएगा, रोज तो जाता है। कैसे बोला एक्सेस नहीं होता है, मैं पीडीएफ भेजता हूं तुमको। हाँ 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 जी, ये जो नोट्स है उसका पीडीएफ, पीडीएफ मतलब पीडीएफ। हाँ, फुल फॉर्म पता है ना? क्या होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता है? डीओसी, डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं ना, एक्सएलएस क्या होता है? नहीं यार, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। नहीं नहीं, तुम्हारा आईक्यू लेवल मतलब रूम टेम्परेचर से लो है। हाँ, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये Cr2, ये Cr2O7 माइनस, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, है ना, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। और हो गया तुम्हारा एक होता है CrO4 2 माइनस, CrO4 तो खाली क्रोमेट होता है, क्रोमेट। और एक होता है PO4 3 माइनस, ये होता है फॉस्फेट आयन, इसको तो पता ही है, फॉस्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो MnO4 माइनस होता है, MnO4 माइनस, उसको पर मैंगनेट आयन बोलते हैं, है ना, ये MnO4 माइनस, इसको पर मैंगनेट आयन बोलते हैं। तो MnO2 माइनस क्या होता है? नहीं, MnO2 तो माइनस होता है, MnO3 माइनस क्या होता होगा? मैंगनेट आयन होता है, नहीं, पर मैंगनेट, खाली मैंगनेट आयन। तो ये आयन के बारे में पता होना चाहिए, किसका चार्ज मतलब किसका एन फैक्टर क्या क्या है पता होना चाहिए, इससे दूसरे का निकालने में इजी होता है, ठीक है। बैलेंसिंग वाला अगले हफ्ते मंडे पढ़ाएंगे उसको। मंडे की, मंडे आता हूँ ना मैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ तो आज वेडनेसडे है, तो बैलेंसिंग लास्ट में आएगा। बैलेंसिंग कितना है? आधा घंटा, हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स। अगर एन फैक्टर निकालना नहीं सीखा तो बैलेंसिंग जिंदगी कभी सीख भी नहीं पाएगी। एन फैक्टर नहीं निकाला सीखा तो फिर बैलेंसिंग का है सीखा। पेशेंस है क्या? पेशेंस है, वो रखो, वो बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। कैपेसिटी अलग अलग होता है जो, ये तो इंडिविजुअल क्लास नहीं है ना, ग्रुप क्लास है, ग्रुप क्लास है, तो पेशेंस लेवल को मैच करना पड़ेगा। मतलब सबका पेशेंस लेवल यहां पर आएगा, आना पड़ेगा, कम भी रहेगा तो बाकी लोग धकेल के उसको आगे कर देंगे। करिए ना, समझते? जरा न रहेगा तो पछरू पेल दो जोरदार, पेशेंस लेवल बॉडी होता रहा, नहीं गिरी जार रही आम टे पेलिकी आगू करदे। तुम लोग का उम्र कितना है? 16, 17, 18 मैक्स टू मैक्स ये होगा, नहीं क्या? तो तुम लोग के उम्र में अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो क्या हमारी उम्र में रहेगा? हम लोग तो ज्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं है क्या हमको? तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तुम्हारा? सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रहने का पैसा पड़ता है, खाने का, घूमने का, पहनने का, किसी एक चीज का पैसा पड़ता है, कमाने का जरूरत है नहीं, बस किसी को पढ़ाना है, लड़की का शादी करना है, हाँ बहन का शादी करना है, किसी को भाई का शादी करना है, या मम्मी का ऑपरेशन करवाना, किसी को ऐसा कुछ प्रेशर है क्या? नहीं है। क्या ये सारे हमारे ऊपर आते हैं घर में? क्या हमारे ऊपर आते हैं? हम लोग जब पेशेंटली पढ़ा सकते हैं तो तुम लोग पेशेंटली बैठ के पढ़ क्यों नहीं सकते हो? हम तो इत्मीनान से हर चीज समझाते हैं तुमको, तुम क्यों? तेरे उम्र में अगर 100 बाल झड़ रहे हैं तो नेचुरल है,
अगर ऐसे ऐसे कंघी कर रहे हो और 100 बाल निकल रहे हैं, वो स्ट्रेस से सबका होता है, वो झड़ नहीं रहे हैं, फिर वो उगते हैं, वो उग जाते हैं फिर। हाँ, नहीं तो मेरे क्या इतने बाल रहते क्या, मैं तो 15 दिन तक शैम्पू नहीं करता था। हाँ, क्या मेरे बाल कम है क्या? हाँ, दूसरे लड़कों, अबे आजकल लड़कों का टेंशन है कि बाल रहते ही नहीं है, हमारे सफेद हो गए लेकिन है तो सही। क्या क्या क्या? जिनका नहीं होता अमीर होते हैं। नीचे चल, दिखाता हूं तेरे को, वो जो अंकल नीचे बैठे हो उनका भी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। बोल, बहुत पैसा है। ऐसे गलत फहमियों में मत रहो, भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करते हो तो करो, ठीक है, लेकिन भगवान भरोसे कुछ मत छोड़ो, और खुद से होता है, मेहनत खुद करना पड़ता है, भगवान आगे थोड़ी तुमको धक्का दे देंगे। और जो देखते हैं ना, कोई छोटा सा बच्चा वैसे धकेल रहा होता है तो भगवान जी आके उसको पकड़ के, ऐसा ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है, मदद करते हैं, वो कहीं कहीं से मदद करते होंगे अलग तरीके से, लेकिन कोशिश तो खुद को करना पड़ता है। अब तुमको अगर, मेरे को ये तो नहीं मतलब पता कि तुम लोग कितना पढ़ने का जरूरत है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ लो, उतना पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ आएगा, जरूर उसके अंदर आएगा, हम लोग ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, हम लोग कभी कम नहीं पढ़ाते। तुमने प्लस 2 लेवल में ये सब पढ़ा था क्या? बहुत ज्यादा, जितना सारा सब चीज पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा था, बहुत सारा चीज नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हो, क्यों? जरूरत है बोल के पढ़ाया जा रहा है तुमको। एक्चुअली क्या ना, कोई भी चीज पढ़ाने का जरूरत कब आता है, जब उसको अच्छे तरीके से, अभी क्या तुमको अगर बैलेंसिंग करना है तो तुमको 2 मेथड पढ़ाए गए होंगे, तुमको पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अभी दोनों का ही जरूरत हमको नहीं है, अभी दोनों का ही जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमको नहीं बोले कि इससे बैलेंस, मैं बोला खाली बैलेंस करो, तो मेरे को शॉर्ट ट्रिक चाहिए, एकदम फटाक का तरीका चाहिए, जैसे एकदम से बैलेंस हो जाए, देखते देखते बैलेंस हो जाए, ऐसा चाहिए मेरे को। अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने टाइम पहले क्या एक्स निकालने कैलकुलेट करते थे ना, अभी तुमको पता चल गया कि देखते ही पता चल जाएगा, +5 होगा +3 होगा, पता चल जाएगा आराम से, है ना, पता चल जाएगा। तो वही है, तुमको मतलब प्रैक्टिस से अपने आप को मतलब बेहतर बना रहे हैं, और तुम लोग अब चिंता से खुद को मतलब बुद्धि बना दोगे तो कैसा होगा, है ना। तो टेंशन ज्यादा मत लिया कर। अबे हम टेंशन नहीं लेते हैं, मस्त खा पी के मस्त रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो अभी एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट फॉर KMnO4, और सीधा मैंगनेट आयन लिख देते हैं, MnO पर मैंगनेट आयन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो हमको रिएक्शन गिवन है ना, हमको एक रिएक्शन गिवन है, क्या गिवन है कि MnO4 माइनस जो होता है वो चेंज हो जाता है Mn2 प्लस में। एक रिएक्शन हमको गिवन है, क्या मेरे को पता है किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या 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 चीज हो रहा है, पता है क्या? पता है मेरे को निकालना क्या है पहले चीज, है ना। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या मेरे को मोलिकुलर मास कहीं से भी निकल के आ सकता है, गिवन भी दे सकता है, मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं। मोलर मास, जो मोलर मास होता है, अगर मैंगनीज का मास पता हो, ऑक्सीजन का मास पता हो, पोटेशियम का मास पता हो, तो मैं निकाल लूंगा, मोलर मास निकाल लूंगा। क्या मेरे को एम का टेंशन है? नहीं है। मेरे को किसका टेंशन है? अगर इस रिएक्शन मेरे को एन फैक्टर पता है, मैंने क्या बताया एन फैक्टर क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहा है, देख लो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इसमें कितना होता है +7, इसमें होता है +2, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है? अरे 7 से 2 जा रहा है,
नंबर लाइन में 7 से 2 जा रहा है, घट रहा है, कितना 5, तो मतलब n कितना होगा, खत्म हो गया। मोलर मास है इसका m/5, इक्विवेलेंट मास है m/5, जो भी m है उसका बाय 5 कर दो। इससे इजी कुछ है? ऐसा नहीं है कि इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिफिकल्ट बहुत कुछ जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। एन फैक्टर निकालना है तो ठीक है, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक और ऐसा ही रिएक्शन, अगर मैं बोलूं दूसरा रिएक्शन, ये हो गया MnO4 माइनस है, ठीक है, MnO4 माइनस है, ये बन गया, सोचो Mn4 प्लस बन गया, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ भाई। 7 से कितना जा रहा है, 4, 3, एन फैक्टर कितना है 3, इक्विवेलेंट क्या होगा m/, इतना इजी है। और थोड़ा अगर कैलकुलेट भी करना पड़े वो मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन 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 इसके बारे में एक चीज, ये जो होता है ना कि MnO4 पोटासियम पर मैंगनेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि खुद को रिड्यूस करता है। +7 कि MnO4 में ये +7 में होता है, उसके वन ऑफ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और वहां से घटते घटते आता है, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो KMnO4 होता है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो KMnO4 है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो होता क्या है कि जो KMnO4 है, ठीक है, ये अगर रहे कहां पर, एसिडिक मीडियम में रहे, कहां, अगर हम ऐसा लिखा हो KMnO4 लिखा हो या फिर KMnO4H+ लिखा हो, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में है। अगर ये एसिडिक मीडियम में, याद रखना ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में खुद को +2 तक लेके जाता है, कहां तक लेके जाता है, +2 तक। और जो दूसरा वाला चीज रहता है ना, दूसरा वाला जिसको वो ऑक्सीडाइज करता है, उसको उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाता है। क्या बोला मैंने, अगर पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 एसिडिक मीडियम में रहता है तो खुद +7 से कहां जाता है, +2 में जाता है। और जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो भी कोई ए होगा इसको क्या करेगा, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब A+N तक लेके जाएगा, मतलब 0 है तो +N, मतलब जितना ज्यादा। अगर सोच लो मेरे पास SnCl2 है, क्या है, यहां पर मेरे पास SnCl2 है, ठीक है, फोर लिख दिया, हाँ, SnCl2 है, तो ये +2 है। Sn जो है वो टीम कितने नंबर ग्रुप में आता है, हो गया, पहले पेज में लिखाया था, ग्रुप में कौन से ग्रुप में कौन है और उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। नोट्स थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ना। टिन जो है Sn तो किस में आता है, ग्रुप नंबर 14 में आता है, कार्बन फैमिली में आता है। अरे कहे सीता जी सुनो प्रभु SnPb, जो भी व्हाटसोएवर जिससे याद रखता है ऐसे याद रखो, कार्बन के ग्रुप में आता है, कार्बन ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +4 होता है, तो मतलब ये +2 में है, तो कहां आएगा, +4 में आएगा। अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो SnCl2 को SnCl4 बना देगा, मतलब Sn2+ को Sn, तो मतलब बोलने का मतलब है ऐसे याद रखना है, अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में है, अगर
KMnO4 एसिडिक मीडियम में है, तो आगे कोई भी जो होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है या जो ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन होना है, उसका जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उससे मैक्सिमम लेके जाएगा। अगर क्लोरीन -1 में है तो क्लोरीन मैक्सिमम होता है +7 तक लेके जाएगा, -1 से +7 8 का चेंज तक लेके जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, यहां मैं लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा तुमको कि this oxidizes the agent, मतलब reducing agent to its maximum oxidation state in acidic medium। KMnO4 एसिडिक मीडियम में मैक्सिमम तक लेके जाएगा। और यहां एन फैक्टर कितना होगा? अरे N5 होगा इधर, नहीं क्या? 7 से +2 जा रहा है, मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना होगा यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो M/5 होगा, है ना। अच्छा, ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में। अगर मेरे पास वही KMnO4 है, वो छोड़ लो, अगर न्यूट्रल मीडियम में है, क्या है? न्यूट्रल और वीकली बेसिक बोल सकते हैं, तो +7 है ना, +7 है, वो +4 तक लेके जाएगा, बस Mn +4 तक लेके जाएगा। तो कितना चेंज हो रहा है? 3 हो रहा है। इसका मतलब हाँ, ये इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका? M/3 होगा, है ना। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में हो, अगर KMnO4 मेरे पास है, ये वीकली बेसिक और वीकली एसिडिक और न्यूट्रल, ऐसा हो सकता है, सही बोला? हाँ, न्यूट्रल और वीकली बेसिक और वीकली न्यूट्रल। तो यहां पर अगर बेसिक मीडियम में क्या है, बेसिक मीडियम में अच्छा से काम नहीं कर पाता है फिर, ठीक है। तो यहां +7 है, तो ये लेके जाएगा +6 तक, मतलब 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? M/1 होगा, और क्या वही है। एक आइडिया है KMnO4 की, काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं KMnO4 दिया होगा और बोला होगा कुछ दिया नहीं होगा, बोला हो KMnO4 रिएक्शन कर रहा है किसी के साथ, तो क्या होगा? एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम में है तो खुद कहां जाएगा? +2 तक जाएगा, दूसरे को कहां पहुंचाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाएगा। तो वो सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ गिवन होगा। एक और है जिसको हम बोलते हैं क्या? K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी एक अच्छा होता है ना। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना। इट इज ऑल्सो ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इसको अगर ये KMnO4 इतना अच्छा नहीं होता, अगर इसको एसिडिक मीडियम में डालो, इतनी जितना जरूरत है उतना बता रहा हूँ, बेसिक मीडियम में नहीं बता रहा हूँ या न्यूट्रल मीडियम में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको एसिडिक मीडियम में ही यूज करते हैं तभी काम देता है। ये होता है +6, ये लेके जाता है हमको Cr3+, मतलब चेंज कितना हो रहा है? 3 का चेंज हो रहा है, पक्का पक्का 3 का चेंज हो रहा है, बताओ। यही तो धोखा खा गए। अरे बाबू यहाँ कितना, हाँ, तो एक क्रोमियम के लिए कितना चेंज हो रहा है? 3, तो दोनों के लिए 6 होगा। तो यहाँ एन फैक्टर क्या होगा? हाँ, वही तो बोला, ये 3 × 2 6 होगा। बोलने वाले थे बोल दिए, चलो कोई नहीं, अगली बार बोल देना, है ना। ठीक है, अभी इस बार थैंक यू बोल दो फिर। हाँ, इस बार हम बोले ना, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलो एक छोटा मोटा क्वेश्चन दो करके निकलते हैं फिर, है ना। ये है तुम्हारा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोच लो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, और यहां है क्यूप्रिक सल्फाइड है, जो कि Cu2+ बनाता है और SO2 बनाता है। तो यहां हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? M/, कितना होगा बता दो, खाली हो जाएगा।
भाई साहब यहाँ सल्फाइड है क्या? मैंने बताया था ना, सल्फाइड जब होता है तो -2 होता है, ऑक्साइड सल्फाइड -2 होता है, ये -2 है तो ये +2 है, और ये तो +2 है ही है। हाँ, इसका चेंज हुआ है, इसका कितना है सल्फर, ये +4 आएगा। अरे अरे 2 × 2 4 माइनस हो जाएगा तो ये +4 आ जाएगा। तो एक चीज पता चल रहा है कि सल्फर जो है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, -2 से +4। नंबर लाइन में कितना चेंज हुआ, 6, तो m कितना हो जाएगा 6, तो m/6 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन है तो देखते हैं। इतना ही इजी है, तुम लोग को लगता है कि ऐसा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक है, अच्छा फेरस ऑक्सालेट है। अच्छा नहीं, फेरिक ऑक्सालेट है। बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका, m/, क्या होगा? भाई साहब देखना है किसका चेंज हो रहा है, आयरन का चेंज नहीं हो रहा है इधर, ये +3 है ना, आयरन का क्या है इधर +3 है, ये भी +3 है, आयरन का चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ कार्बन का चेंज हो रहा है। ये जो होता है क्या पता है, हाँ वो तो तो क्या हुआ, 2 हो 4 हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है क्या, हाँ 2 10 हो क्या फर्क पड़ता है। चलो अरे बाबू कार्बन का तो हुआ है, ये तो +4 है। अभी इसमें अगर नहीं निकालने आता तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो ऑक्सालेट है मैं बताया था C2O4 का 2- होता है, अगर इसको x निकालो इसको -2 ले लो तो क्या होगा 2x - 8 = -2, 2x = +6, x = +3। यहां पर जो है वो क्या है +3 है। ठीक है, हाँ बताओ क्या होगा एन फैक्टर इसका, अरे कितना होगा भाई, कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, 2 है तो 1 × 2, अबे फिर ये बार 3 है × 3 6 हो जाएगा। ऐसा नंबर कैलकुलेट, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो रहा है, एक कार्बन में कितना हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, तो यहां कितने आयरन कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब 2 का चेंज हो रहा है, लेकिन क्या 2 ही है क्या, × 3 भी है तो 6 का चेंज हो रहा है, एन क्या होगा 6 होगा इधर। और दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, अरे एटम में कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है वो देखना पड़ेगा। एक कार्बन में 3 से 4 चेंज, मतलब एक चेंज हो रहा है कार्बन में, एक कार्बन में, 2 कार्बन में कितना होगा 2, 2 × 3 है तो 6 होगा, तो 6 होगा। जो यहां 2 लिखेगा वो गलत होगा, जो 1 लिखेगा 2 लिखेगा वो गलत होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। जिसको सिर के ऊपर से जाता हुआ लग रहा है वो पुराने पुराने लेक्चर देख ले। किसी को ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा